हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल। तो अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे पहले लेक्चर में। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। हाँ, एक बात और आप लोगों से कि ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि अभी तक तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। सारी चीज़ें तुम्हें पहली बार समझ में आएंगी। जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी वो भी पहली बार तुमने देखी ही होगी, इसलिए उन्हें देख के घबराना नहीं कि किस तरह से आएगा किस तरह से नहीं आएगा। तुम वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मेरी गारंटी है। स्किप मत करना वीडियो को, इत्मीनान से देखना। ये मेरी गारंटी है कि आपको लास्ट तक पूरा वीडियो समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगी। और जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री का हम सिलेबस पूरा करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन मेरी ये गारंटी है कि सारे क्वेश्चन तुम अपने आप सॉल्व करोगे। ना तुम्हें इसके अलावा किसी दूसरे यूट्यूब चैनल को देखने की जरूरत होगी, और ना ही किसी से कोई चीज़ें तुम्हें पूछनी होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कुछ चीज़ें बेसिक है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम क्यों पड़ा। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री पड़ा कैसे, ये चीज़ें। तो इसमें देखो, इसमें 3 अक्षर है। एक तो ट्राई है, इसके बाद एक गॉन, और प्लस ये जो मेट्री है, ये 3 चीज़ें इसमें, ट्राई गॉन और मेट्री। अब ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब क्या होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, इसका मतलब साइड्स यानी भुजा, ठीक, इसका मतलब साइड। और मेट्री वर्ड जो है ये मेट्रॉन से बना है। ये ग्रीक शब्द है, एक तरह से समझ लो तुम कि मेट्री वर्ड है ये मेट्रॉन से बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है माप करना, यानी कि मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट होता है इसका मतलब। तो ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, गॉन पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, इस तरह सुनते हैं। पॉलीगॉन मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं, हेक्सागॉन मतलब जिसमें 6 भुजाएं, इस तरह से पेंटागॉन, ठीक। तो गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री यानी मेट्रॉन से बना, इसका मतलब होता है माप लेना यानी मेजरमेंट करना किसी चीज़ का। तो अब 3 साइड से क्या मतलब चला कि हमें किसी ऐसे फिगर के बारे में पता करना जिसमें कितने होंगे, जो भी चीज़ होगी वो 3 होगी, और कौन सी 3 चीज़ें होंगी, उसकी साइड्स होंगी, और उसकी माप करना है। अब अगर हिंदी का ले ले त्रिकोणमिति, दोनों चीज़ों को एक साथ ले लेके चलते, त्रिकोणमिति। तो त्रि मतलब 3 होता है, और कोण मतलब कोण जो बनता है, और मिति मतलब माप करना। तो यानी कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 कोण होंगे, तो उसके माप के बारे में हम इसमें जानकारी करेंगे। तो इन दोनों से क्या पता चलता है, एक तो भुजा, दूसरा कोण, तीनों 3 ही होंगे, उनके बारे में माप करना है हमको। तो इतना तो समझ में आ गया। 3 भुजाएं किसमें होती, त्रिकोण में। तो इसका मतलब होगा क्या, सॉरी, 3 भुजाएं किसमें होती, त्रिभुज में। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें यहाँ पर त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब बात आती है कौन से त्रिभुज के बारे में, तो वो भी चीजें समझ लो। तो इतनी समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है, यानी कि इसमें हम त्रिकोण, जो त्रिभुज है उसके कोण और उसकी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। तो त्रिभुज में देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के प्रकार। तो 2 तरह के त्रिभुज होते हैं तुम्हारे, यानी इनके जो नामकरण हुआ है, इनका जो नामकरण हुआ 2 तरह से हुआ है। एक तो भुजा के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। ये चीजें इसमें जब ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज जो चैप्टर जब वो पढ़ेंगे तो उसमें तुमको हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल अभी कुछ चीजें हैं त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ना है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले देते हैं। इसके अलावा 3 तरह का होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज के सिंबल है। अब एक होता है समकोण त्रिभुज, इसका मतलब होता है एक्यूट एंगल, ट्रायंगल हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
ये इसका होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और इसका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद आता है साइड्स के आधार पर। इसकी 3 प्रकार इसमें हुए। ऐसे 3 प्रकार का इसमें त्रिभुज होता है। एक होता है समबाहु, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब 3 की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। विषमबाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सारी भुजाओं की लेंथ अलग अलग होगा। समद्विबाहु मतलब कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी लेंथ में और एक भुजा बराबर नहीं होगी। तो ये चीजें समझ में आई। कोणों के आधार पर ये 3 और भुजा के आधार, ये सब होते सब एक जैसे हैं। ये चीज इसको इसमें भी हो सकती है, ये चीज जो होती है वो इसमें, मतलब ये सारी चीजें जो है हो जाएंगी। लेकिन समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो उसकी अगर भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। ये चीजें बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं कि ट्रायंगल जो होते हैं वो 2 तरह का, उनका नामकरण 2 प्रकार से किया गया, एक कोणों के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। तो कोणों के आधार पर अगर किया गया तो एक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण। भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, ये किया गया। तो ये चीजें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अगर चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देख लेना। ऑनलाइन में यही तो एक फायदा होता है, रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, कितनी भी बार देख सकते हो। तो इतनी चीजें समझ में आ गई तुमको। अब कुछ चीजें यहाँ पर ये देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये चीजें तुम्हें इसमें मिलेंगी। ये इसके पहले तुमने कभी पढ़ी नहीं होगी। ये चीजें जो भी ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ये जो भी टर्म है, ये सारे के सारे पहली बार तुम्हारे सामने आए होंगे। इसलिए घबराना नहीं कि इसको किस तरह से पढ़ना, किस तरह से नहीं पढ़ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। पर थोड़ा पेशेंस रखना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसके फॉर्मूले होते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये सारी चीजें लिखी हुई। अब बात ये आती है, और कुछ चीजें इसमें देख लो। 6 ये हो गए। 7th नंबर देखो, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। देखो, इसका अगर वैल्यू क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये चीज यहाँ आएगी, तो वो चीज इधर चली जाएगी, तो वही चीज हो गया। इसी तरह से 8 नंबर, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसी तरह आता है 9 नंबर में, देखो tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ये चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी। या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद दिख रहा है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, यानी कि ये 9 नंबर। एक ये 10 नंबर तुम्हारा है। 10 नंबर क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर धन आधार यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये चीजें, ये तुम्हारा 10 नंबर है। ये फार्मूले हैं, ये तुमको याद करने हैं। तो ये चीजें समझो। थीटा क्या है ये चीज समझ लो। थीटा मतलब क्या है? व्हाट इज द थीटा? तो थीटा मतलब होता है एंगल यानी कि कोण। हम कोण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो थीटा एंगल को डिनोट करता है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 10, 60, 70, 45, 90, 120, कुछ भी हो सकती है थीटा की वैल्यू। ये थीटा एंगल को दिखाता है। एंगल क्या होता है? जैसे कि ये लाइन ये है और इसके साथ में एक झुकी हुई लाइन खींच दी जाए तो ये एंगल, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में झुकाव जो होता है
इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दो मार्कर हैं, इनके बीच में जो झुकाव है देखो, एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल सीधी, इसके साथ में दूसरी लाइन हमने इस तरह से बना दी, फिर ये धीरे 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 ऐसे बढ़ती रही तो ये 90 डिग्री हो गया, और बढ़ेगी 110, 120, ये 180 हो गया, ऐसे 270 होगा, इसके बाद फिर 360 हो गया अगर पूरा घूम गया। तो ये जो होता है ना, इनकी जो पोजीशन के बीच, ये इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, इसके इसके बीच में कितना झुकाव, ये थीटा होता है। इसको यहाँ से मापो या यहाँ से मापो, होता है थीटा ये झुकाव। तो ये चीज ये थीटा दिखाता है, ठीक। तो इससे बोलते हैं एंगल यानी थीटा, ये बात। अब बात ये होती है कि कौन सा हम त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज तो हमने तुम्हें सारे भुजा और इसके आधार पर कई त्रिभुज बता दिए, पढ़ना कौन सा त्रिभुज है। तो तुमको पढ़ना मात्र एक ही त्रिभुज है, और वो इस ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ये जो है समकोण त्रिभुज है, इसको ए ले लें, ये इसके क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ए बी सी क्या इसके शीर्ष हैं, ए बी सी ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष, किसके, त्रिभुज के, यानी वर्टेक्स हैं, इसके वर्टेक्स हैं, ठीक। और ए बी, बी सी और ए सी, इनको इसकी भुजा यानी कि साइड से बोलते हैं। ये क्या है, भुजा। ये ए सी इसकी क्या है, भुजा है। ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा। और ये अगर पर्टिकुलर सिर्फ ए की बात की जाए, बी की बात की जाए, सी की बात की जाए, तो ये उसके शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स। इसी से अगर हम इस ए को ऐसे लिख दें, ये इस तरह से, तो इसको बोलते हैं कोण, त्रिभुज के कोण। ये कोण है त्रिभुज के, यानी कि एंगल। ये साइड होती हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। ये जो होता है, ऐसे जो अपन लिखते हैं, ये एंगल का साइन है। ये क्या है, ये त्रिभुज का सिंबल है, ये इसका सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है। इतनी चीजें समझ में। तो वही जब भी लिखेंगे ऐसे बना देते हैं त्रिभुज। ऐसे कोण लिखने से अच्छा है, ऐसे कोण लिखो उससे अच्छा है कि उसका ये सिंबल यूज करो। मैथ में ये यूज है, ऐसे त्रिभुज लिखने से अच्छा होता है, इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये एंगल यानी कोण ए की बात करें तो इस कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कितना है, 90 डिग्री। कोण बी की बात करें तो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये जो झुकाव है, अगर इस तरह से लिख दिया जाए, इसका मतलब इनके बीच की झुकाव की बात कर रहा है। कोण सी यानी कि इसके बीच की ये झुकाव की बात कर रहा है। अगर सिर्फ ऐसे लिख जाए ए बी सी, तो इसका मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात कर रहा है, ये जो शीर्ष है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आके मिलती हैं, वो यहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली, वो चीजें ये, ठीक। तो अगर ऐसे लिखा जाए तो कोण की बात कर रहा है, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो सिर्फ शीर्ष की बात कर रहा है, अगर दो शीर्ष को मिला दिया जाए तो ये भुजा हो गई, यहाँ से यहाँ तक, उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो ये चीज समझ में। ट्रिग्नोमेट्री हमें वो चीज पढ़नी है, उस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण, यानी जिसका कोई ना कोई एक कोण 100% 90 डिग्री ही होगा। तुम्हारे सिलेबस में यही है, तो हमें इसी चीज पर फोकस करनी है। अब चीज ये आती है कि इसमें चीजें तुमने देखी होगी कि ये कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, तो उसके बारे में तो ये चीजें इतनी समझ में आई। अब कुछ चीजें और जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में और देख लेते हैं, थोड़ी सी और है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कोण समझ में आ ही गया। अब लंब, कर्ण और आधार की बात करते हैं। सपोज दैट तुम्हारा ये एक ट्रायंगल है, ये इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। ये कर्ण लंब 90 डिग्री में ही होते हैं। ये जो कर्ण लंब होते हैं ये 90 डिग्री में होते हैं। आधार तुम्हें हर एक त्रिभुज में मिल जाएगा, लेकिन लंब और कर्ण तभी मिलेगा जब कोई ना कोई एक कोण उसमें 90 डिग्री होगा, तभी तुम्हें लंब और कर्ण मिलेगा, नहीं तो भुजा होंगी, वो दूसरी उनका नाम होगा। तो इतनी बात समझ में आई। चलो अच्छा देखते हैं। अब हमें देखना ये है कि देखो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण हो गई, यानी कि कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा सदैव 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आई तुमको। अब ये तो फिक्स है, ये सदैव ऐसा ही होगा, ऑलवेज। ये कर्ण हमेशा फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी,
और 90 डिग्री की जो कोण देखो, बड़े कोण के सबसे बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होगी। ये यहाँ 90, चूंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये अकेला 90 और इन दोनों का योगफल 90 होगा, तभी तो 180 होगा। भाई 90 निकाल लिया, मैं 180 चाहिए, उसमें से 90 निकाल दिया, बचा क्या 90। अब ये अकेला 90 और ये दो में 90 है, तो इसका मतलब है कि इनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इन दोनों का योग 90 पर, तो सबसे बड़ा एंगल यही हुआ। तो इसके सामने एक भुजा सबसे बड़ी ये होगी, तो वो कर्ण होगी। तो इससे अंदर एक चीज और हमें पता चल गई कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ठीक, अब चीजें देखो, अब लंब और आधार में तुम्हारा चेंजमेंट होगा, आपस में म्यूचुअल चेंजमेंट होगा। कैसे? अगर हमने कोण सी लेने पर, कोण सी ले लें, तो कोण सी के आधार पर तुम्हारा लंब क्या होगा? ए बी। ठीक, कोण सी के लेने पर ए बी लंब हो जाएगा और आधार तुम्हारा होगा ए सी। इसी तरह से कोण बी लेने पर, क्योंकि यही कोण तो आपस में बदलेंगे, ये तो फिक्स है, ये भुजा तो फिक्स होगी, इसलिए इसके सामने के कोण को मैं छेड़ना नहीं, छेड़ना तो इन दोनों को कोण को, क्योंकि इस भुजा और इस भुजा में कोई भी हमें चीजें पता नहीं चली, इसलिए इसी भुजा यानी इसी कोणों को छेड़ेंगे। तो कोण बी लेने पर हमारा जो लंब होगा वो होगा ए सी और आधार होगा वो होगा ए बी। हाँ, आधार ए बी होगा। कैसे? जब हमने कोण ये लिया, ये कोण ले लिया हमने, तो इस कोण को लेने पर इस भुजा और इस भुजा के सामने बन रहे, और इस भुजा पे ये सीधी खड़ी है, इसे इस कोण पे ही तो ये सीधी है सामने। देखो ये कोण ये है और इस ये फिक्स हो गई, तो ये आधार हो गया ना। जिस पे कोई चीज खड़ी होती है उसका बेस तो वही होता है। तो ये जो कोण है वो इस भुजा के साथ में, इसके साथ में तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो इस भुजा के साथ में इसका रिलेशन है, तो ये इसका आधार है, यानी कि बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब ये होगा। अब जब कोण हम ये लेंगे, जब हम कोण ये लेंगे, ये वाला, जब हमने ये कोण लिया, तो देखो ये कोण तो इस भुजा पे बन रहा है, तो जिस पे कोई चीज बनती है वो आधार होती है, इसलिए ये आधार होगी। तो अब बची ये, तो ये हो जाएगी लंब। ठीक, तो लंब, और एक चीज देखियो कि लंब आधार हमेशा वही होती है जो आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए ये आधार लंब में चेंजमेंट इनमें होता रहेगा, बदलती रहेगी। कब? जिस हिसाब से हम कोण लेंगे। तो ये अगर ये कोण ले लिया तो इसको लंब लेंगे, इसको आधार लेंगे, अगर ये कोण ले लिया तो इसको आधार लेंगे, इसको लंब लेंगे। इतनी बात समझ में, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, सारा खेल ही नहीं पे, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब अगर ये कोण ले लिया गया और तुमने इसको लंब मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लंब और आधार को समझना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, तो लंब आधार कारण सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब तुम्हारे सामने समस्या ये है कि इतने सारे के सारे फॉर्मूले याद कैसे करें। तो ये जो चीज समझिए कि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस सेक का अपोजिट होता है, ये अपोजिट चलते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 5/4 है तो इसकी 4/5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसकी 2 हो जाएगी। देखो आपस में हर को अंश बना देते हो, अंश को हर बना देते हैं, यानी कि जो वैल्यू होती है उसको सीधा ऐसे खड़ा कर देते हैं, नीचे वाली चीज को ऊपर रख देते हैं, ऊपर वाली चीज को नीचे। इसको मतलब होता है प्रतिलोम, यानी ये इसके उल्टा तो प्रतिलोम होती है। ठीक, जस्ट अपोजिट होती है। अब ये याद कैसे करेंगे हम? ठीक, लंबकरण में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सीक्वेंस याद रखना। साइन, सबसे पहले साइन लिखा था, उसके बाद कॉस लिखा था, उसके बाद टेन लिखा था। यहां तक तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है। ये तीन चीजें, तीन ही उसमें 3 डिजिट है, इसलिए यहाँ तक 3 का सीक्वेंस याद रखना। बाकी ये 3 तो तुम्हें पता है कि कॉट 10 का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है और कॉस सेक साइन का अपोजिट होता है। तो ऊपर से ऐसे चलेंगे तो साइन कॉस 10, अगर ऐसे चल दें यानी कि इसको अपोजिट कर दें तो हो जाएगा कॉसेक और ये सेक और ये 10। ठीक, यहाँ पर 10 ऐसा था तो ये उल्टा, सॉरी ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा उल्टा करने पर। ये ऊपर ले जाओ, उसको नीचे कर लो। अपोजिट की बात तो हो रही थी, ये चीजें इतनी समझ में आई तुमको? तो देखो
एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा और क्या है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब यानी एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी पी अपॉन एच का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसका हाइपोटेनस ये हो गया। अब कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा, टेन थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार, तो एल से लंब, आ से आधार, एल से लंब, आ से आधार, तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन आधार यानी कि बेस। ठीक। अब कॉट थीटा लंब का अपोजिट, टेन का अपोजिट, तो ये हो गया, इसको पलट दो तो टेन का अपोजिट ये होता है ना पी अपॉन बी का, बी अपॉन पी, ये चीजें ऐसे। तो लाल बटे का चीजें समझ में आए। अब बात ये है कि इनको हम लगाएं कैसे, क्वेश्चन के हमारे समझ में आएंगे कैसे, किस तरह के इनके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो चीज देखते हैं। तो देखो एग्जांपल तुमसे कह दिया जाए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यदि साइन थीटा 2/4 तो कॉस थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? ठीक, तो देखो ये सोल्यूशन यानी कि हल क्या है, दिया क्या है। सबसे पहले वो देखते हैं जो हमें दिया है, हमसे पूछा गया वो तो बात की बात है, पहले हम वो देखें कि हमें दिया क्या गया। तो जो चीज़ें दी गई उसको पहले देखते। तो हमें दिया गया साइन थीटा वाला 2/4 साइन, तो सबसे पहले वो चीज़ नोट करते हैं, साइन थीटा वाला 2/4 ये क्या दिया हुआ है। ये चीज़ एग्जाम में इसी तरह से लगाना होता है, दिया है। अच्छा, दूसरा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो तुम जानते हो वो लिखो। हम जानते हैं कि क्या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसलिए लंब बराबर, इसलिए लंब बराबर कितना है, देखो लंब ऊपर, यहाँ ऊपर की वैल्यू कितनी है, दोनों को कंपैरिजन करो। साइन थीटा की अच्छा ऐसे ले लो। अब तुम साइन थीटा की क्या लिख सकते हो, 2/4, तो इसके लिख दिए 2/4 बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो गया। अब देखो लंब बराबर 2 कर्ण बराबर 4, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। चलो ठीक। अब एक चीज तुमने देखा होगा कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसकी सबकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, कर्ण, लंब, आधार, ये 3 चीजें चाहिए होती। क्योंकि ये तीनों चीजें तो इसमें खेल है, किसी में 3 में से कोई 2 से मिलकर एक वैल्यू बनती। साइन थीटा लंब और कर्ण से मिलकर बनती, इसी तरह कॉस थीटा आधार और कर्ण से मिलकर बनती, इसी तरह टेन थीटा लंब और आधार से मिलकर बनता है। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें लंब और आधार का पाना ज्ञात होना जरूरी है। उसी तरह से कॉस थीटा के लिए आधार और कर्ण का मालूम होना जरूरी है। उसी तरह साइन थीटा के लिए लंब और कर्ण का ज्ञान ज्ञात होना जरूरी है किसी किसी बारे में। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो देखो हमें साइन थीटा दिया गया यानी कि लंब और कर्ण दिया, लेकिन इसके लिए हमें आधार चाहिए ना, इसके लिए आधार चाहिए, इसके लिए आधार चाहिए, लेकिन हमें लंब और कर्ण ही पता, आधार कैसे निकालें। तो वो चीज़ यहाँ पर, यहाँ देखो इस फार्मूले में तीनों चीज़ें तुम्हें दी गई हैं, कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। तो कोई भी 2 चीज़ अगर हमें दी गई, तीसरी निकालनी तो इससे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करेंगे तीसरी चीज़ निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ निकालने के लंब और कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज़ करेंगे, इतना ध्यान रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, बार बार इसको लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर रखो। कर्ण की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो। कर्ण की 4 रखा, 2 लगा, 2 लगा दिया। लंब की वैल्यू 2, देखो तो 2 का स्क्वायर कर दिया। आधार नहीं पता, उसको ऐसे लिख लो, आधार का स्क्वायर। चलो ये 16 हो गया। 4 गुना 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है ये, तो इसका मतलब होता है 4 गुना 4। अगर वैल्यू ऐसे लिखी है 3 घात लगी, इसका मतलब होता है 4 का 3 बार गुना आपस में। अगर इसकी ऐसे लिखा है 5 लगी है, तो इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 5 बार, ये मतलब होता है। तो यहाँ पर 2 लगी, इसका 4 गुना 4 करोगे 16 आ जाएगा। इतनी बात समझ में।
ये 2 × 2 यानी 4 प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब ये इधर आएगा तो देखो इधर ये प्लस में है, हमें वैल्यू इसकी चाहिए तो इसको सिंगल एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ लाते हैं। तो ये 4 इधर आएगा तो 16 - 4 हो जाएगा, इधर धन की वैल्यू तो इधर आकर ऋण हो जाएगी। आधार का स्क्वायर 16 में से 4 के 12 बचा, आधार का स्क्वायर 12 को लिख सकते हैं √12। ये स्क्वायर हटाएंगे, देखो अगर m² बराबर n है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, कैसे कि m बराबर n की पावर 1/2। अब 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 1/2 ऐसे लिख दो, ये ऐसे सिंबल बना दो, बात एक ही है ये। ठीक, इसी तरह से अगर लिखा है m की पावर 3 बराबर n तो m बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 1/3, या m बराबर यहाँ पर 3 लग दिया और यहाँ पर n। अब ये क्या तुम सोचो कि ये 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, जब ये कुछ भी यहाँ ना लिखा हो तो या 2 ही होता है, 2 से ज़्यादा जब वैल्यू होगी तो यहाँ लिखनी पड़ेगी, अगर दो वैल्यू है तो नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ का हमने यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर यह डायरेक्ट रख दिया। अब इसको मैं और अगर सिंपल करना चाहो तो ऐसे रख दो, नहीं तो इसको लिख सकते 2√3, ये 2√3 आधार का स्क्वायर। ये 2√3 कहाँ से है वो चीज़ भी समझ लो। देखो ये आधार आ गया तुमको, स्क्वायर नहीं सिर्फ आधार, यहाँ भी आधार है। ठीक, ये आ गया चीज़ें, तो तुमको देखो कर्ण मालूम हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण है 4, आधार द्वारा 2√3 और लंब है 2। ये चीजें पता हो गई। अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, कैसे, इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। कर्ण बराबर हो गया 4, आधार बराबर हो गया 2√3 और लंब बराबर हो गया 2। ये चीज़ें पता हो गई। अब हमें जो पूछा गया वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ कर्ण लंब आधार तीनों हमें निकालने के लिए, तो कर्ण लंब आधार चाहिए, हमें तीनों मिल गया। अब जो होगा इन्हीं 3 में से होगा। तो अब हमें चाहिए क्या, cos थीटा। तो देखो जगह ना होने की वजह से इधर साइड में लिखा, तुमको इसको नीचे ही जाना है। ठीक, साइड में नहीं लिखना, इसके नीचे ही लगाते चले जाए, जैसे नहीं सब लगाया ना नीचे नीचे नीचे, उसी तरह से इक्वल साइन के इक्वल साइन पे से ये चीज़ तुमको इसके नीचे लिखनी, फिर जो ये हम लिख रहे हैं वो इसके नीचे लानी है, और जगह ना होने की वजह से इधर लिख रहे हो। तो cos थीटा और क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार कितना है 2√3, कर्ण कितना है 4। ठीक, ऐसे अब इसको कैंसिल आउट करो तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो √3/2 ये बचा cos थीटा। देखो 2 का भाग चला, 2 से डिवाइड करो तो 2 कम तो 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ का 2 हट गया, यहाँ का 2 चला तो √3/2 बचा। ठीक, इसी तरह से tan थीटा, tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा और लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 2 रख लिया, आधार कितना हमारा है 2√3, लंब बटे आधार tan थीटा रहा, तो 2√3 रखो, 2√3 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे था √3, ये हो गया tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा ये हो गया। अब एक चीज हमसे पूछी गई थी sec थीटा के वैल्यू, तो तुम्हें देखो sec cosec का अपोजिट होता है, तो cosec की वैल्यू कितनी, ये यहीं से देखो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है दिख रहा है तुम्हें, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो बराबर sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, उल्टा कर दो ना उसकी वैल्यू, √3 बटे 2 तो √3 हो, तो ये भी आ गया। तो एक आंसर तुम्हारा ये है, एक आंसर तुम्हारा ये है, और एक आंसर तुम्हारा ये है, नहीं एक आंसर तुम्हारा ये है जो चीज़ें पूछी गई थी। तो अब तुम्हें समझ में आया कि हमें किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम इनका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कब करेंगे, इसका यूज़ कब करेंगे और इनका यूज़ कब करेंगे। ठीक।
ठीक। अगर साइन देके कॉसेक पूछा जाए तो डायरेक्ट फिर तुमको इसका यूज करना है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमें साइन में चाहिए लंबकर्ण वही चीज़ हमें कॉसेक में चाहिए लंबकर्ण, बशर्ते इनकी पोजीशन चेंज होती है। अभी ये यहाँ कर्ण नीचे था, यहाँ कर्ण ऊपर हो गया, यहाँ लंब ऊपर तो यहाँ ये लंब, यानी कि एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। तो अगर साइन देके कॉसेक पूछा जाए तो हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो तो हमें दी गई तो वो इसे निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ ऐसा करते हैं, समझ में आई होगी। ठीक। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? हम ऐसा मान के चलते हैं कि तुम्हें ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई है। अगर क्लियर नहीं है तो इसको वीडियो दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक। तो आज यहीं तक। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए। हमें इतना पता है कि तुम्हें किसी भी चैनल में इतना डिटेल से सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, कहाँ से क्या चीज़ आती है वो सारे टीचर तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे और एक्सरसाइज से ही सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराना चालू करेंगे। तो एक्सरसाइज तो हम लगाएंगे इसके बाद, लेकिन हमें बेस भी तो पता होना चाहिए कि कोई चीज़ आती कैसे है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि किसी चीज़ का इस्तेमाल हम करते कब है। ऐसे तो तुम्हें क्वेश्चन अट जाए एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहली बात है कि हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो चीज़ें कब पता होंगी? जब हमें इस तरह से सारी चीज़ें मालूम होगी किसी चीज़ का हम इस्तेमाल कब करेंगे। तो ये चीज़ इसी क्लास में तुम्हें सीखने को मिलेगी। दूसरी क्लास हमें नहीं लगता कि इतना डिटेल से ही पढ़ाया जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई आपको? इसलिए आज की क्लास यही तक, इसके आगे कल पढ़ेंगे। और वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना दबा के ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पूरी की पूरी मैथ और पूरी की पूरी साइंस मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊँगा, 10th की और 9th की दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब डेली तुमको एक वीडियो ही मिलेगा, एक वीडियो 2 वीडियो आते ही रहेंगे, रेगुलर आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।